वो साल था 2005। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। रात के 10 बज रहे थे। उस वक्त उन्नाव से खबर आती है और उससे मुलायम सिंह यादव परेशान हो जाते हैं। खबर थी कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी अजीत सिंह को गोलियों से भून दिया गया है। पूरी सरकार को झकझोर देने वाले इस हत्याकांड की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव उन्होंने तुरंत ही बिना देर किए तमाम बड़े अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग बुला ली। मीटिंग में मुलायम सिंह यादव का पहला सेंटेंस क्या था? उन्होंने कहा कि वो मेरी सरकार को बदनाम कर रहा है। लगातार यादवों की हत्या के बाद एक एमएलसी को भी मार डाला। हालांकि जिसने मारा था वो भी एक यादव ही था। नाम था रमेश यादव। रमेश यादव को रमेश कालिया नाम से पुलिस बुलाती थी और इसी नाम से वो बाद में पॉपुलर हो गया। और पुलिस ने नाम उसको इसलिए दिया क्योंकि उसका रंग काला था। आज के पुलिस एनकाउंटर में हम इसी रमेश कालिया के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका एनकाउंटर बहुत ही फिल्मी अंदाज में ड्रामेटिकल स्टाइल में किया गया। इसकी खातिर पुलिस वालों को दुल्हन भी बनना पड़ा और बाराती बनकर नाचना भी पड़ा। देश की सत्ता को रास्ता दिखाने वाले उत्तर प्रदेश की कहानी का एक हिस्सा यहाँ के अपराध भी है और यहाँ के माफिया डॉन भी है। उत्तर प्रदेश में एक से बढ़कर एक डॉन हुए हैं जिनके सामने पुलिस प्रशासन दोनों ही पस्त नजर आए हैं। ऐसे ही एक डॉन रमेश कालिया ने कुछ सालों तक दहशत का साम्राज्य ऐसा स्थापित कर लिया था कि लोग ही नहीं पुलिस वाले भी उसके नाम से कांपते थे। वो जब दिन दहाड़े किसी का भी मर्डर कर देता था तो पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी। पहले रमेश कालिया के क्राइम में आने की थोड़ी सी स्टोरी आपको बता देते हैं। रमेश कालिया का परिवार लखनऊ में नीलामथा कैंट एरिया में रहता था। उसका पढ़ाई में कभी भी मन नहीं लगा और इसी वजह से उसके जो पिता थे शिवराज यादव, उनके फूफा थे अयोध्या यादव, उसको पढ़ाई कराने के लिए चिन्हट के पास बागामऊ ले आए थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अयोध्या प्रसाद यादव की हत्या हो गई और कराई थी रघुनाथ यादव ने। ये इलाका यादव बहुल ही था और वर्चस्व की लड़ाई में अयोध्या प्रसाद की हत्या हुई थी। अब जो रमेश कालिया के पिता थे, जिनका नाम था शिवराज यादव, वो अपने बाकी के परिवार को बचाने के लिए गांव छोड़कर गोमती नगर आकर रहने लगे। लेकिन वहां पर शिवराज यादव पर हमला किया गया। इसके बाद शिवराज यादव ने पलटवार करने की ठान ली, यानी कि बेटे से पहले उनका जो पिता था वो भी क्राइम में आने के लिए तड़प रहा था, बदला लेने के लिए तड़प रहा था। अब जिसने अयोध्या प्रसाद यादव को मारा था उसका नाम रघुनाथ यादव था। रघुनाथ यादव पर एक बार हमला किया लेकिन वो बच गया। रघुनाथ पर हमले के बाद रमेश कालिया जेल चला गया और जेल में उसकी तकदीर बदल गई। यहाँ उसकी मुलाकात हुई सूरजपाल से। सूरजपाल भी रघुनाथ के जुल्म का शिकार था, ये उसका कहना था। अब दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है ना, इसीलिए दोनों दोस्त बन गए। दोनों ने किसकी मदद ली? श्री प्रकाश शुक्ला की, जिससे तमाम पुलिस प्रशासन के लोग, सरकारी लोग थर थर कांपते थे। अंत का पर्याय रहे श्री प्रकाश शुक्ला को रघुनाथ यादव के भाई शंभू यादव की सुपारी दी गई, यानी रघुनाथ से पहले उनके भाई को, परिवार को मारने की सुपारी दी गई। बदले में 5 लाख रुपए और AK-47 भी मुहैया करवाई गई। इसके बाद श्री प्रकाश ने पशुपालन विभाग के दफ्तर के सामने ही शंभू यादव को गोलियों से भून दिया। ऐसे रमेश कालिया ने रघुनाथ यादव के 7 में से 5 भाइयों को एक एक करके ठिकाने लगा दिया। इनमें से कुछ को खुद उसने मारा और कुछ की सुपारी देकर उन्हें मरवाया। हत्या दर हत्या होती रही, मर्डर होते रहे और इसके बाद रमेश कालिया को रायबरेली में भी एक बड़े नेता का राजनीतिक संरक्षण मिल गया। आप समझ सकते हैं, जब इसका खौफ इतना हो गया होगा तो इसकी पूंछ भी बढ़ गई होगी, इसलिए इसने राजनीतिक पैठ भी बना ली। इसके बाद उसने सड़क से लेकर रेलवे तक के कई ठेकों और रियल एस्टेट में दखल बढ़ाना शुरू कर दिया। अब रमेश कालिया का नेटवर्क भी मजबूत हो चुका था और क्राइम की दुनिया में एक ही परिवार के जब उसने 5 लोगों की हत्या कर दी तो उसके पैर मजबूत हो गए थे। लोगों में उसका खौफ इस कदर बैठ गया था कि उसका नाम जहां आता था लोग पैसे भी देते थे और मुंह भी नहीं खोलते थे, यानी पुलिस के पास जाने के बारे में कोई सोच नहीं सकता था। फिर आया 22 अक्टूबर 1995। दिन के करीब 2 बज रहे होंगे और अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से हजरतगंज का जियामऊ इलाका गूंज उठा। धड़ाधड़ दुकानों के शटर बंद होने लगे।
लोग बदहवास इधर उधर भागने लगे, जिसको जिधर रास्ता मिला वो उधर भागा। एफआईआर के मुताबिक बीएसपी सरकार में राज्य मंत्री रहे अंगद यादव के साथ ही रमेश कालिया, सूरज पाल और बाकी कुछ लोगों पर पूर्व मंत्री लक्ष्मी शंकर यादव के घर में घुसकर मारने का आरोप लगा। जी हाँ, ये मर्डर उन्हीं का हुआ था, लक्ष्मी शंकर यादव का। जिस वक्त ये तमाम लोग उनके घर में घुसे, लक्ष्मी शंकर यादव अपने घर में थे, अपने कमरे में थे। अंगद ने ललकारा, मारो इसे, बचने ना पाए। इस पर उसके साथ आए लोगों ने तड़ातड़ गोलियां लक्ष्मी शंकर पर चलानी शुरू कर दी और वो लहूलुहान होकर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उनके बेटे विजय कुमार यादव ने थाना हजरतगंज में एफआईआर दर्ज करवाई। पूर्व सांसद पवन कुमार पांडे पर इन तीनों आरोपियों को शिवसेना कार्यालय अकबरपुर में शरण देने का भी आरोप लगा। यानी आप समझ सकते हैं इसके राजनीतिक कनेक्शन कितने थे। खैर, अभी तक रघुनाथ यादव जिंदा था, इसीलिए ये हिसाब किताब अभी रमेश कालिया का बाकी था। इस बीच वो बाकी लोगों का कत्ल कर रहा था और रमेश कालिया का ये बदला पूरा हुआ। उसे मौका मिला 28 अक्टूबर 2002 को। उस दिन शाम के 5 बजे थे। समाजवादी पार्टी नेता रघुनाथ यादव अपने 2 साथियों के साथ बाराबंकी से वापस आ रहे थे। जब उनकी सफेद रंग की एम्बेसडर कार सफेदा बाजार के पास पहुंची तो ड्राइवर सरवन की नजर एक टाटा सुमो पर पड़ती है। वो गाड़ी काफी देर से उनका पीछा कर रही थी और ये बात ड्राइवर सरवन ने बताई भी। उसने यादव से कहा कि गाड़ी काफी देर से उनका पीछा कर रही है, लेकिन यादव ने उसकी बात को हल्के में लिया कि होगी, कोई गाड़ी होगी, और उसे कहा कि तुम बढ़ते रहो, आगे बढ़ने के लिए कहा। लेकिन तभी वो जो टाटा सुमो थी उसने एम्बेसडर को ओवरटेक किया। जबरदस्ती कार सड़क के किनारे रुकवाई। सुमो में से 4 लोग निकलते हैं जिनके हाथ में पिस्टल थी, राइफल थी, और अगले ही पल वो कार में बैठे जो नेताजी थे रघुनाथ यादव, उन पर तड़ातड़ फायरिंग शुरू कर दी। बीडीसी मेंबर रघुनाथ यादव समेत 2 लोग इस पूरी फायरिंग में मारे गए, जबकि ड्राइवर और एक शख्स और था जो भाग निकले। उसने अपने बाबा की हत्या का बदला ले लिया और बदला लेने के लिए हथियार उठाया था, और इसके बाद तो वो धीरे धीरे अपने ही गांव में यादवों की हत्या करने लगा और पेशेवर अपराधी बन चुका था रमेश कालिया। रमेश कालिया 2004 के दौर में लखनऊ का सबसे बड़ा माफिया डॉन था। उसका आतंक इतना ज्यादा था कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि कोई उसके आगे कुछ बोल दे, मुंह खोल दे, सामने तो क्या पीछे भी कोई चूं बोल दे। इसके बाद लगातार 50 से ज्यादा मामले रमेश कालिया के खाते में दर्ज हो गए। उस समय यूपी में रेलवे के ठेकों में समाजवादी पार्टी बाहुबली MLC अजीत सिंह का सिक्का चलता था। अजीत सिंह से यूं तो सब डरते थे, लेकिन रमेश कालिया एक वो शख्स था जिससे अजीत सिंह को भी डर लगता था, और ये डर लाजमी भी था सबका, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्राइम की दुनिया में रमेश कालिया ने AK-47 के प्रचलन को शुरू किया था और अपने माफिया डॉन गुरु श्री प्रकाश शुक्ला से तकनीक भी सीखी थी और काफी शातिर हो चुका था। कहीं पर भी वो टिककर नहीं रहता था और ना ही किसी एक फोन का इस्तेमाल करता था। 4 सितंबर 2004 का दिन था। जगह थी उन्नाव, जो लखनऊ से सटा हुआ जिला है। यहाँ से ही जो है इस कालिया का काउंटडाउन शुरू हुआ था। उस दिन वहाँ एक गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी के बाहुबली MLC अजीत सिंह का ही बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था। देर रात तक अजीत सिंह की बर्थडे पार्टी चलती रही। उनके जो गनर्स थे, जो उनके चेले थे, कार्यकर्ता थे, सब नशे में धुत थे और सब हवाई फायरिंग कर रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि अजीत सिंह का ये बर्थडे उनका आखिरी बर्थडे और उनका मरण दिन भी साबित होने वाला है। देर रात तक अजीत सिंह की बर्थडे पार्टी चली, सबने हवाई फायरिंग की, बहुत मजे लिए, लेकिन तभी अचानक एक गोली स्विमिंग पूल के किनारे बैठे अजीत सिंह के सर को छेद कर बाहर निकल गई और वो जमीन पर लुढ़क गए। अब रंग में भंग पड़ चुका था। तुरंत आनन फानन में अजीत सिंह को उठाकर इलाज के लिए कानपुर ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। समाजवादी पार्टी के MLC अजीत सिंह का कत्ल हो गया था, वो भी उनके जन्मदिन के मौके पर। उनको मौत की सौगात दे दी गई। अब क्योंकि ये कत्ल सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के MLC का था, लिहाजा हड़कंप मचना जरूरी भी था और लाजमी भी था। आग की तरह पूरी खबर फैल गई सब जगह पर। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव खुद अजीत सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे और इस हाई प्रोफाइल
मर्डर की वजह से सियासी गलियारों में भूचाल आया। अब क्योंकि अजीत सिंह की दुश्मनी रमेश कालिया से थी, वो भी इन ठेकों को लेकर के, और इसी दुश्मनी की वजह से पुलिस का पहला शक रमेश कालिया पर ही गया और रमेश कालिया के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दिया उत्तर प्रदेश पुलिस ने, और इसे नाम दिया गया ऑपरेशन कालिया। हालांकि एक बार चुनाव के दौरान पहले भी जो है रमेश कालिया अजीत सिंह को घेर चुका था और उस वक्त एक पेट्रोल पंप में छिपकर अजीत सिंह ने अपनी जान बचाई थी। वो तब तक उस पेट्रोल पंप के अंदर छिपे रहे जब तक उनके बाकी साथी नहीं आ गए थे, लेकिन इस बार बात अलग थी। उनके साथी सब साथ थे लेकिन कोई उनको बचा नहीं पाया। अजीत सिंह की भी अगर बात करें तो 1990 के दशक के आखिर में तब वो सुर्खियों में ज्यादा आए थे जब उत्तर प्रदेश सीआईडी ने उन पर लखनऊ में एक मुख्य रियल एस्टेट व्यापारी राजेश अग्रवाल की हत्या में संलिप्त होने का आरोप लगाया था। खैर, अब अजीत सिंह की हत्या के बाद रमेश कालिया के बुरे दिन शुरू हो चुके थे, यानी काउंटडाउन शुरू हो चुका था और वो शासन, प्रशासन, पुलिस सभी की नजरों में था। तब तक रमेश कालिया पर हत्या के 3 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके थे। अजीत सिंह की हत्या के बाद मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने जो हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, उसमें फैसला हुआ कि मुजफ्फरनगर में माफियाओं और डकैतों का सफाया करने वाले आईपीएस को बुलाया जाए। और उन आईपीएस का नाम क्या था, आपने सुना होगा, नवनीत सिकेरा। उनको तत्काल लखनऊ का चार्ज दे दिया गया रातों रात लखनऊ का चार्ज लेने के बाद आईपीएस नवनीत सिकेरा के सामने सबसे बड़ा टास्क था अब रमेश कालिया को पता करना कि कहां है, क्या कर रहा है और कैसे उसे पकड़ा जाए। हालांकि रमेश कालिया क्योंकि एक जगह टिककर नहीं रहता था, फोन इस्तेमाल नहीं करता था, इसलिए उसको पकड़ना, उसकी लोकेशन को पता करना बहुत ही मुश्किल टास्क था। अब रमेश कालिया को ट्रैक करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी। पुलिस ने अपने तमाम मुखबिर लगा दिए, तमाम जितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे निकाली। उन्नाव में एक लोकेशन मिली, वहां पर रेड की गई, लेकिन वहां पर भी कालिया नहीं मिला। कालिया को पता चल चुका था कि उसे जिंदा या मुर्दा कैसे भी पकड़ना पुलिस के लिए सबसे बड़ा टास्क है, सबसे बड़ी चुनौती है। पुलिस ने खबरियों की भी मदद ली कि कहां कहां वो हो सकता है, कौन कौन उसके संपर्क में, लेकिन निराशा हाथ लगी। लेकिन इसी बीच पुलिस का लक जो था वो जागा। 10 फरवरी 2005 को कालिया ने इम्तियाज नाम के एक बिल्डर को फोन किया और 5 लाख रुपए मांगे, और उसको बिल्डर को, इम्तियाज को पता था कि पुलिस कालिया को ढूंढ रही है। इम्तियाज बिल्डर डरा हुआ तो था लेकिन वो पुलिस के पास पहुंच गया और तब एसएसपी नवनीत सिकेरा ने प्लान बनाया कि इम्तियाज के सहारे ही कालिया तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने कालिया को पकड़ने के लिए बिल्डर का सहारा लिया और बिल्डर को भरोसा दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं। कालिया ने बिल्डर को नीलमत्था के एक सुनसान इलाके में बुलाया जहां आसपास कुछ नहीं था और एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, और वो दिन था 12 फरवरी 2005 का। पुलिस ने शूट आउट की तैयारी शुरू की। पुलिस ने कालिया के ठिकानों तक जाने के लिए प्लान बनाया। प्लान क्या था कि अगर सीधे जाते तो कालिया को पता चलता कि भाई उसे पकड़ने पुलिस आई है तो फरार हो जाएगा, इसलिए बारात की शक्ल में जाने का फैसला किया गया। पुलिस की टीम बाराती बनकर 3 अलग अलग गाड़ियों में बैठकर नीलमत्था के लिए रवाना हो जाती है, लेकिन उससे पहले इम्तियाज अपनी कार में बैठ करके रवाना होते हैं और पीछे पीछे पुलिस की बारात निकलती है। किसी ने अपने मोजे में पिस्तौल छुपाए, किसी ने शेरवानी में हथियार छुपाए। एक महिला पुलिस थी जिन्होंने दुल्हन का वेश धारण किया, बाकी सब जो है बाराती बने। किसी ने टोपी में कुछ छुपाया, किसी ने पगड़ी में कुछ छुपाया, लेकिन सब जो है नाचते गाते जा रहे थे। इम्तियाज कालिया के मकान में डरते डरते घुस गया। कालिया और इम्तियाज के बीच में बातचीत होती है, कॉन्वर्सेशन होती है और पुलिस ये सब देख रही होती है क्योंकि वो बाराती बन के वहां से निकल रहे होते हैं। इम्तियाज ने अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली, लेकिन वो गड्डी जो थी वो मेरे ख्याल से 40 या 50 हजार रुपए की रही होगी, और इम्तियाज ने कालिया को ये दिया और कहा कि भाई माफ करना, ज्यादा पैसे का इंतजाम हो नहीं पाया। हालांकि इम्तियाज डरा हुआ था, उसको ये तो पता था कि पुलिस जब आएगी, लेकिन उससे पहले तो कालिया निपटा देगा। खैर, वो डरा सहमा था, उसने बात करनी शुरू करी और कालिया इस बात से उखड़ जाता है कि पैसे तो कम है, मैंने तेरे से पैसे मांगे थे कितने और तू दे कितने रहा है। इम्तियाज को गालियां देना शुरू किया और कहा कि मैं तेरे से रंगदारी मांग रहा हूँ, भीख नहीं मांग रहा। ये बड़ा फेमस डायलॉग आपने सुना होगा गैंग ऑफ वसेपुर में। तभी बारातियों की भेष में आई पुलिस ने कमरे में धावा बोल दिया। 20 मिनट तक दोनों तरफ से खूब गोलियां चली और इस दौरान कालिया और उसके 2 गुर्गे मौके पर मारे जाते हैं। इसके बाद इस खौफनाक एनकाउंटर में 2 पुलिस वाले घायल होते हैं, उन्हें भी गोली लगती है।
लेकिन इसी के साथ ऑपरेशन कालिया खत्म होता है। न सिर्फ ऑपरेशन कालिया खत्म होता है, बल्कि रमेश कालिया का जो एक काला इतिहास था वो भी खत्म होता है। और इसी के साथ खौफ का जो एक दौर था कालिया का, वो भी खत्म होता है, क्योंकि उसने न सिर्फ पुलिस वालों को परेशान कर रखा था, बल्कि वो सरकार के लोगों को भी मारने, डराने, धमकाने, उनसे रंगदारी वसूलने में कभी पीछे नहीं हटता था। और इसी के साथ ये ऑपरेशन कालिया खत्म हुआ और इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होता है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।